दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द एक्सटेंडेबल एक तरह से 4 के बारे में, जो कि ज़बरदस्त हिट रही है और एक तरह से अभी हमें देखने को मिली थी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे, जो कि हमें एक तरह से सिनेमा हॉल्स में देखने को मिली और उसके OTT राइट्स, टीवी राइट्स, सैटेलाइट राइट सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में देने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों इसके बारे में अब बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। एक्सपेंडेबल्स द एक्सपेंडेबल्स 4 के नाम से भी जाना जाता है। एक 2023 अमेरिकी एक्शन फिल्म है जो द एक्सपेंडेबल्स 3 2014 के बाद द एक्सपेंडेबल्स फिल्म श्रृंखला की चौथी किस्त है। फिल्म में जेसन स्टैथम, सिल्वेस्टर स्टेलोन, डॉल्फ लुंडग्रेन और रैंडी काउचर जैसे कलाकार शामिल हैं, जो पिछली फिल्मों की अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे हैं। कर्टिस 50 सेंट जैक्सन, मेगन फॉक्स, टोनीजा इको उवैस, जैकब स्किपियो, लेवी ट्रान और एंडी गार्सिया कलाकारों में शामिल हो रहे हैं। इसका निर्देशन स्कॉट वॉ ने कर्ट विमर, टे द डैगरहार्ट और मैक्स एडम्स की पटकथा से किया है, जो स्पेंसर कोहेन, विमर और डैगरहार्ट की कहानी पर आधारित है। एक्सपेंडेबल्स 4 को चीन में 15 सितंबर 2023 को और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सप्ताह बाद लायंसगेट द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से बड़े पैमाने पर नकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें इसके कथानक, एक्शन दृश्यों, स्टेलोन के सीमित स्क्रीन समय, वॉ के निर्देशन, अधिकांश मूल कलाकारों की अनुपस्थिति और दृश्य प्रभावों की आलोचना हुई। इसने $100 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $51 मिलियन की कमाई की है, जिसने इसे बॉक्स ऑफिस बम बना दिया है। कथानक: भाड़े के सैनिक सुआर्टो रहमत को ओसेलॉट नामक एक रहस्यमय आतंकवादी के लिए परमाणु हथियार चुराने से रोकने के लिए एक्सपेंडेबल्स को लीबिया भेजा जाता है। टीम का नेतृत्व बार्नी रॉस द्वारा किया जाता है और सदस्यों ली क्रिसमस, टोल रोड और गनर जेनसेन द्वारा गठित किया जाता है, जिसमें नए सदस्य इजी डे और गैलन शामिल हैं। हालांकि जब आगामी लड़ाई में उनके सभी वाहन नष्ट हो जाते हैं तो वे अक्षम हो जाते हैं। जब रहमत उनके विमान को मार गिराता है तो टीम को मलबे में बार्नी का जला हुआ शव मिलता है, जिसे उसकी अंगूठी से पहच आना जाता है। बार्नी की स्मारक सेवा में CIA ऑपरेटिव मार्श ने खुलासा किया कि टीम ओसेलॉट और रहमत का पीछा करेगी, लेकिन क्रिसमस के बिना, जिन्होंने बार्नी को बचाने की कोशिश में मिशन को खतरे में डाल दिया था। उनकी जगह उनकी पूर्व प्रेमिका जीना ने ले ली है, जो लैश नाम के एक संचालक को भी टीम में लाती है। टीम एशिया की यात्रा करती है, लेकिन क्रिसमस तक गुप्त रूप से उसका पता लगा लिया जाता है, जिसने पहले जीना को एक ट्रैकिंग उपकरण सौंप दिया था। बार्नी की स्पष्ट मृत्यु ने एक सीलबंद फाइल खोली जिसमें कहा गया है कि एक प्रत्यक्षदर्शी है जो ओसेलॉट की पहचान कर सकता है। ओसेलॉट ने रूसी सुदूर पूर्व में परमाणु हथियारों को विस्फोट करने की अनुमति देकर उन्हें अमेरिकी विमान वाहक के रूप में प्रच्छन्न जहाज पर ले जाकर तृतीय विश्व युद्ध भड़काने की योजना बनाई है। जैसे ही एक्सपेंडेबल्स और मार्श जहाज पर चढ़ते हैं, उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है और उन्हें बंधक बना लिया जाता है। मार्श को चश्मदीद गवाह के लिए कैदी विनिमय पर बातचीत करने के लिए ले जाया जाता है। इस बीच क्रिसमस पूर्व एक्सपेंडेबल डेचा को भर्ती करने के लिए थाईलैंड की यात्रा करता है, जो शांतिवाद की ओर मुड़ गया है, लेकिन बार्नी का बदला लेने के लिए उसे जहाज पर लाने के लिए सहमत है। जैसे ही क्रिसमस जहाज के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ता है, डेचा का हृदय परिवर्तन होता है और वह टीम के बाकी सदस्यों को बचाने में उसकी मदद करता है। वे रहमत की सेना पर हमला करते हैं, जिसके दौरान क्रिसमस लड़ता है और उसे मार डालता है। हालांकि टोल गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है।
कैदियों की अदला बदली के दौरान मार्श को ओसेलॉट होने का पता चलता है, जो तीसरे विश्व युद्ध को भड़काने से आर्थिक लाभ की उम्मीद कर रहा है। जबकि टीम टोल को बचाने के लिए डेचा की नाव पर रवाना होती है, क्रिसमस वैश्विक संघर्ष से बचने के लिए जहाज को मोड़ने के लिए पीछे रहता है। वह मार्श का सामना करता है, जिसे बार्नी ने मार डाला, जिसने यह खुलासा करके सभी को आश्चर्यचकित कर दिया कि उसने ओसेलॉट को छिपने के लिए लुभाने की उम्मीद में अपनी खुद की मौत का नाटक किया था। वे परमाणु विस्फोट से बच जाते हैं और टीम के साथ जश्न मनाते हैं। कास्ट करें। यह भी देखें, एक्सपेंडेबल्स पात्रों की सूची। ली क्रिसमस के रूप में जेसन स्टैथम, टीम के चाकू विशेषज्ञ और दूसरे नंबर के कमांडर। 4 चूंकि स्टैलोन फ्रेंचाइजी की कमान स्टैथम को सौंपना चाह रहे थे, उन्होंने लगभग 80% फिल्मांकन किया और पोस्ट प्रोडक्शन का निरीक्षण किया, साथ ही एक निर्माता के रूप में भी काम किया। 5 बार्नी रॉस के रूप में सिल्वेस्टर स्टेलोन, एक्सपेंडेबल्स के नेता। स्टेलोन ने पुष्टि की कि फिल्म में बार्नी रॉस के रूप में उनकी अंतिम भूमिका होगी। स्टैथम को उनके जाने के बाद श्रृंखला संभालने की उम्मीद है। 6 इसके चलते फिल्म में उनकी भूमिका सीमित कर दी गई। 5 कर्टिस 50 सेंट जैक्सन इजीडे के रूप में एक्सपेंडेबल्स का एक नया सदस्य। 7 जीना के रूप में मेगन फॉक्स, एक CIA ऑपरेटर और एक्सपेंडेबल्स की सदस्य और साथ ही क्रिसमस की पूर्व प्रेमिका। 7 गनर जेनसेन के रूप में डॉल्फ लुंडग्रेन, टीम का एक अस्थिर सदस्य, वर्षों के युद्ध तनाव से उबर गया। 4 लुंडग्रेन ने कहा कि उनका चरित्र अब कई वर्षों से शांत है और दार्शनिक आत्मा की खोज पर है। 8 डेचा के रूप में टोनीजा, एक्सपेंडेबल्स के पूर्व सदस्य। सुआर्टो रहमत के रूप में इको उवैस, एक भाड़े का सैनिक और ओसेलॉट के साथ काम करने वाला द्वितीयक प्रतिपक्षी। 7-9 टोल रोड के रूप में रैंडी काउचर, टीम के विध्वंस विशेषज्ञ। 4 गैलन के रूप में जैकब स्किपियो, एक्सपेंडेबल्स का एक नया सदस्य और पूर्व सदस्य गैल्गो का बेटा। लैश के रूप में लेवी ट्रान, एक CIA ऑपरेटर और एक्सपेंडेबल्स का एक नया सदस्य। मार्श बटा ओसेलॉट के रूप में एंडी गार्सिया, 7 एक CIA एजेंट। 10 इसके अतिरिक्त शीला शाह को मैंडी बटा एडेल के रूप में और एडी हॉल को बाउंसर के रूप में चुना गया। 4-11 उत्पादन विकास। द एक्सपेंडेबल्स 3 2014 के बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के बाद श्रृंखला का भविष्य संदेह में पड़ गया था। 12 और उत्पादन कई वर्षों तक रुका रहा। नवंबर 2014 तक यह घोषणा की गई थी कि इस परियोजना को पहली 2 फिल्मों की तरह अपनी R रेटिंग बनाए रखने के इरादे से विकसित किया जा रहा है। 13 दिसंबर 2016 में सिल्वेस्टर स्टेलोन ने घोषणा की कि चौथी किस्त श्रृंखला की अंतिम फिल्म होगी, जबकि 2018 के लिए एक निर्धारित अस्थायी रिलीज की तारीख निर्धारित की गई थी। 14 मार्च 2017 तक स्टेलोन ने परियोजना और फ्रेंचाइजी छोड़ दी थी, फ्रेंचाइजी को जारी रखने के लिए स्क्रिप्ट और निर्देशन पर रचनात्मक मतभेदों के कारण। 15 जनवरी 2018 में अन्य कलाकारों अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर सहित के मुखर समर्थन के बाद स्टेलोन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के साथ श्रृंखला में अपनी वापसी की घोषणा की। चौथी फिल्म पर नए विकास की पुष्टि। 16 अगस्त 2020 तक वर्टिस सिने ने लायंसगेट और मिलेनियम फिल्म्स के साथ फिल्म पर एक प्रोडक्शन स्टूडियो के रूप में अपनी भागीदारी की घोषणा की। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि पैट्रिक ह्यूजेस श्रृंखला में निर्देशक के रूप में वापसी करेंगे। 17 नवंबर 2020 में मिलेनियम मीडिया के अध्यक्ष जेफरी ग्रीनस्टीन ने कहा कि COVID-19 महामारी के कारण दुनिया भर में उद्योग के भीतर विभिन्न देरी के बाद स्टूडियो द एक्सपेंडेबल्स 4 पर काम करना जारी रख रहा है।
18 अगस्त 2021 में हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि ह्यूज की जगह स्कॉट वॉ फिल्म का निर्देशन करेंगे, साथ ही स्टैथम फिल्म के निर्माता के रूप में काम करेंगे। 4 जबकि स्टैलोन ने इस परियोजना में अपनी भागीदारी की पुष्टि की और कहा कि द एक्सपेंडेबल्स 4 द एक्सपेंडेबल्स एक क्रिसमस स्टोरी जैसा ही प्रोजेक्ट था, जिसे पहले स्पिन ऑफ के रूप में रिपोर्ट किया गया था, लेकिन वास्तव में विकास के दौरान फिल्म का वर्किंग टाइटल था। स्टैलोन ने आगे कहा कि उत्पादन उसी वर्ष अक्टूबर में शुरू होने वाला था। 1920 डॉल्फ लुंडग्रेन के अनुसार फिल्म का बजट $100 मिलियन था। 8 लेखन जुलाई 2018 में ग्रेगरी पॉयरियर ने पटकथा लेखक के रूप में अपनी भूमिका की घोषणा की। 21 उत्पादन अस्थायी रूप से अप्रैल 2019 तक शुरू होने वाला था। हालांकि उस वर्ष जुलाई तक स्टैलोन ने घोषणा नहीं की थी कि वह परियोजना के लिए स्क्रिप्ट पर काम करना जारी रख रहे हैं। 22 स्क्रिप्ट उस वर्ष के अंत में पूरी हो गई, हालांकि निर्माताओं के साथ बातचीत जारी थी। 23 अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि स्पेंसर कोहेन ने मैक्स एडम्स के साथ स्क्रिप्ट का सबसे हालिया मसौदा कोहेन की एक कहानी से लिखा है। 4 कास्टिंग इन वर्षों में कई अभिनेताओं ने रुचि दिखाई या दावा किया कि उनसे चौथी किस्त में अभिनय करने के लिए संपर्क किया गया था। मार्च 2014 में पियर्स ब्रॉसन ने कहा कि वह चौथी किस्त में अभिनय करने के लिए निर्माता एवी लर्नर के साथ सहमत हुए थे। 24 उसी वर्ष अप्रैल तक सिल्वेस्टर स्टेलोन ने बताया कि खलनायक के लिए उनकी पहली पसंद जैक निकोलसन थे। साथ ही उन्होंने क्लिंट ईस्टवुड को प्रोडक्शन में शामिल होने के लिए मनाने में अपनी रुचि का उल्लेख किया। 25-26 जैकी चैन के अनुसार स्टैलोन ने उनसे फिल्म में अभिनय करने के लिए संपर्क किया था, लेकिन वह एक सामूहिक फिल्म में सीमित स्क्रीन समय के बारे में अनिश्चित थे। यही वजह है कि उन्होंने पिछली 2 प्रविष्टियों में भूमिकाएं ठुकरा दी थीं। 27 ड्वेन जॉनसन ने 2014 के प्रश्नोत्तरी के दौरान सार्वजनिक रूप से एक नई किस्त में एक खलनायक का किरदार निभाने में रुचि व्यक्त की। 28 और 2022 में श्रृंखला में शामिल होने के लिए अपनी रुचि दोहराई। 29 मई 2015 में हल्क होगन ने दावा किया कि वह बातचीत कर रहे थे। स्टैलोन फिल्म के मुख्य खलनायक की भूमिका निभाएंगे। 12 जून 2020 में जीन क्लाउड वैन डेम ने फ्रैंचाइज में लौटने में रुचि व्यक्त की। सार्वजनिक रूप से द एक्सपेंडेबल्स 2 में अपने खलनायक चरित्र जीन विलेन के भाई क्लाउड विलेन की भूमिका निभाने के अपने विचार को सामने रखा। 30 द एक्सपेंडेबल्स 3 में अपने किरदार को जिस तरह से संभाला गया उससे असंतुष्ट होने के बावजूद अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने घोषणा की कि अगर उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आती है तो वह श्रृंखला में लौटने में रुचि रखते हैं। 31 हालांकि 29 मई 2023 को श्वार्ज़नेगर ने सामान्य उदासीनता का हवाला देते हैं वे पुष्टि की कि वह फ्रैंचाइजी में वापस नहीं लौटेंगे। 32 जबकि उन्हें चौथी फिल्म में शामिल नहीं किया गया था। केलन लुत्ज ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में 5वीं किस्त में वापसी के लिए रुचि की घोषणा की। 33 दूसरी ओर टेरी क्रूज, जिन्होंने पिछली सभी फिल्मों में अभिनय किया था, ने यह दावा करने के बाद किसी भी नई प्रविष्टि में शामिल होने से इनकार कर दिया कि स्टैलोन के एजेंट एडम वेनिक ने उनका यौन उत्पीड़न किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माता एवी लर्नर ने उन पर फिल्म छोड़ने का दबाव डाला था यदि वह श्रृंखला में बने रहना चाहता है। 34 हालांकि ऊपर वर्णित किसी भी अभिनेता को बाद में नहीं चुना गया और कलाकारों में वापसी करने वाले सितारे सिल्वेस्टर स्टेलोन, जेसन स्टैथम, रैंडी कौचर और डॉल्फ लुंडग्रेन को शामिल करने की घोषणा की गई, जबकि नए कलाकारों में एडी हॉल, कर्टिस 50 सेंट शामिल थे। जैक्सन, मेगन फॉक्स, टोनी जा, एंडी गार्सिया, शीला शाह, जैकब स्किपियो और लेवी ट्रान 411 जिसमें इको उवैस खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। 9 फिल्मांकन
अगस्त 2021 में यह कहा गया कि मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर में शुरू होगी। 4 फिल्मांकन आधिकारिक तौर पर 29 सितंबर 2021 को शुरू हुआ। 1936 अक्टूबर 2021 में स्टैलोन ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि उन्होंने फिल्म के लिए अपने दृश्यों का फिल्मांकन पूरा कर लिया है। 6 फिल्म की शूटिंग लंदन और बुल्गारिया में की गई थी और जैकी चैन स्टंट टीम ने स्टंट कोरियोग्राफी का काम संभाला था। 1937 नवंबर 2021 में प्रोडक्शन की शूटिंग ग्रीस में की गई, जिसमें थेसालोनिकी शहर भी शामिल था। 38 ग्रीक सशस्त्र बलों के सदस्य को अतिरिक्त के रूप में इस्तेमाल किया गया था और आरोप लगाया गया था कि ओवरटाइम काम करने के बावजूद उन्हें उनकी महीने भर की आधिकारिक तैनाती के लिए मुआवजा नहीं दिया गया था। 3 दिसंबर 2021 को टोनी जा ने पुष्टि की कि फिल्मांकन पूरा हो गया है। 40 पोस्ट प्रोडक्शन जून 2023 तक फिल्म का शीर्षक एक्सपेंड 4 बल्स कर दिया गया था। 41, 42, 43 एक ऐसा नाम जिसका टिप्पणीकारों ने व्यापक रूप से उपहास किया था। जब पूछा गया कि उन्होंने यह शीर्षक क्यों चुना, तो निर्माता लेस वेल्डन ने कहा कि द एक्सपेंडेबल्स की ब्रांड पहचान को बरकरार रखते हुए यह हमेशा फिल्म निर्माताओं की इच्छा रही है। 49 संगीत 26 अप्रैल 2023 को गिलाउम रूसेल ने घोषणा की कि वह पिछली 3 किस्तों से ब्रायन टायलर की जगह लेते हुए फिल्म का स्कोर तैयार करेंगे। 50 रिलीज नाट्यशास्त्रीय द एक्सपेंडेबल्स 4 को चीन में 15 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था और 22 सितंबर 2023 को लायंसगेट द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। 51 फिल्म मूल रूप से 2022 में रिलीज होने वाली थी। 52 मार्केटिंग अप्रैल 2022 में सिनेमाकॉन में फिल्म के पहले स्टैंडी पोस्टर का अनावरण किया गया। 53 पहला टीजर ट्रेलर फुटेज विशेष रूप से सम्मेलन में लायंसगेट की प्रस्तुति में उपस्थित लोगों के लिए जारी किया गया था। 54 6 जून 2023 को फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया गया, जिसके एक दिन बाद पहला ट्रेलर जारी किया गया। 56 फिल्म की आर रेटिंग का विज्ञापन करने वाला दूसरा ट्रेलर 23 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। स्टैलोन अपने भाई फ्रैंक के साथ रिश्ता बनाए रखता है, जिसने रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 और स्टेइंग अलाइव में थीम गीतों का योगदान दिया है। 1983 में स्टेइंग अलाइव के लिए फ्रैंक का गाना फार फ्रॉम ओवर 10 यूएस हिट पर पहुंच गया। फ्रैंक छोटी भूमिकाओं कुछ हिस्सों में दिखाई देते हैं और सिल्वेस्टर अभिनीत कई फिल्मों में संगीत प्रदान करते हैं, विशेष रूप से रॉकी फिल्मों में, जहां फ्रैंक ने एक स्ट्रीट कॉर्नर गायक की भूमिका निभाई और गीतों में योगदान दिया। स्टेलोन की 48 वर्षीय सौतेली बहन टोनी एन फिलिटी की 26 अगस्त 2012 को फेफड़ों के कैंसर से मृत्यु हो गई। 155 चोट लगने की घटनाएं शारीरिक रूप से कठिन भूमिकाओं और अपने अधिकांश स्टंट स्वयं करने की इच्छा के लिए जाने जाने वाले स्टैलोन को अपने अभिनय करियर के दौरान कई चोटों का सामना करना पड़ा है। एस्केप टू विक्ट्री के फिल्मांकन के दौरान पेले के खिलाफ पेनल्टी किक बचाने की कोशिश में उनकी उंगली टूट गई। 157 रॉकी 4 में एक दृश्य के लिए उन्होंने डॉल्फ लुंडग्रेन से कहा, जितना जोर से तुम मेरी छाती पर मार सकते हो, मुक्का मारो। उन्होंने बाद में कहा, अगली बात जो मुझे पता है, मैं 4 दिनों तक सेंट जॉन अस्पताल में गहन देखभाल में था। यह बेवकूफ़ी है। 158 द एक्सपेंडेबल्स के लिए स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ एक लड़ाई के दृश्य को फिल्माते समय उनकी गर्दन टूट गई और उन्हें धातु की प्लेट डालने की आवश्यकता पड़ी। 160 विचार और विश्वास स्टेलोन ने बपतिस्मा लिया और एक कट्टर कैथोलिक के रूप में पले बढ़े, लेकिन जैसे जैसे उनका अभिनय करियर आगे बढ़ा,
उन्होंने चर्च जाना बंद कर दिया। 1996 में जब उनकी बेटी बीमार पैदा हुई तो उन्होंने अपने बचपन के विश्वास को फिर से खोजा और 2006 के अंत तक वह फिर से एक सख्त कैथोलिक बन गए। 161 उसी वर्ष क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के साथ 100 क्लब से पैट रॉबर्टसन ने उनका साक्षात्कार लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हॉलीवुड में अपना पिछला अधिकांश समय रास्ता भटकने में बिताया क्योंकि प्रलोभन बहुत था, लेकिन बाद में उन्होंने चीजों को भगवान के हाथों में सौंप दिया। 162 हालांकि उन्होंने 2010 में जीक्यू पत्रिका को बताया, मैं काफी आध्यात्मिक हूं, मैं मनुष्य की आत्मा में बहुत विश्वास करता हूं। मैं निश्चित रूप से नास्तिक नहीं हूं। मैंने कैथोलिक बपतिस्मा लिया था, लेकिन मैं नास्तिक नहीं हूं एक संरचित चर्च के लिए। मेरा इससे कोई विरोध नहीं है। मुझे लगता है कि वहां ज्ञान की बड़ी मात्रा है, जीने के लिए कुछ अद्भुत नियम हैं। फिर इसका दूसरा पहलू यह है कि कितनी पीड़ा होती है। दोस्तों, इससे पहले जो मूवी हमें देखने को मिली थी वो भी बड़ी सुपरहिट थी, और ये जो मूवी देखने को मिली है ये भी बड़ी सुपरहिट है। इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 मिलियन निकल कर आया है, और मूवी का जो बजट था वो $50 मिलियन था। और इसने अपने एक तरह से बजट के मुकाबले तकरीबन डबल कमाई की है, तो ब्लॉकबस्टर तो होनी ही है। और इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 15 सितंबर 2023 को इसे चीन में रिलीज़ किया गया, और इसी के बाद इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 सितंबर 2023 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर दिया गया। OTT राइट्स के बारे में बात की जाए तो तकरीबन 2 से 3 महीने बाद प्राइम वीडियो पर इसे उतारा गया, वहाँ पर भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इसने की। और साथ ही साथ लेंथ के बारे में बात की जाए तो मूवी की तकरीबन लेंथ 1 घंटा 4 मिनट है, जो कि ज़बरदस्त लेंथ है। तकरीबन 2 घंटे से थोड़ा कम है, लेकिन ज़बरदस्त एक्शन हमें इसमें देखने को मिला था। और साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त रहा। और साथ ही साथ इसके बारे में मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बताई है। इससे पहला पार्ट आया था, उसकी भी एक्सप्लेनेशन की वीडियो में एक तरह से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, अब हम इसकी अंदर जो प्रोडक्शन जो काम करते हुए वर्कर्स देखने को मिले उन सभी के बारे में जानते हैं। 26 अक्टूबर 2023 तक द एक्सपेंडेबल्स 4 ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $16.7 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $34.2 मिलियन, दुनिया भर में कुल $50.9 मिलियन की कमाई की है। 3 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में द एक्सपेंडेबल्स 4 को शुरू में अपने शुरुआती सप्ताहांत में 3,518 थिएटरों से $15-17 मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था। दो पहले दिन $3.1 मिलियन, गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $7,50,000 सहित कमाने के बाद अनुमान कम कर दिया गया, और यह पहली बार $8 मिलियन तक पहुंच गया और होल्डओवर द नन 2 के बाद दूसरे स्थान पर रहा। 58 फिल्म अपने दूसरे सप्ताहांत में 69% गिरकर $2.5 मिलियन पर आ गई और 9वें स्थान पर रही। 59 चीन में फिल्म ने $10.7 मिलियन की कमाई की, जो किसी चीनी फिल्म से पहले स्थान पर रही। 60 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 123 आलोचकों में से 14% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 3.5/10 है। वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है, जेसन स्टैथम का ठोस काम और कुछ आधे अधूरे सेट के टुकड़े एक्सपेंड4 की कमजोर कार्रवाई और सस्ते दिखने वाले प्रभावों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। 61 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 33 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 30 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 62-63 सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B का औसत ग्रेड दिया, जो श्रृंखला में सबसे कम है, जबकि पोस्ट ट्रैक में सर्वेक्षण में शामिल दर्शकों ने इसे 64% समग्र सकारात्मक स्कोर दिया। 58
वेराइटी के लिए लिखते हुए ओवेन ग्लीबरमैन ने कहा, यह सच में 21वीं सदी का कचरा है, एक ऐसी फिल्म जिसमें एक्शन ही खर्च करने योग्य है। 64 खराब सीजीआई प्रभावों का संदर्भ देते हुए कोलाइडर ने लिखा कि द एक्सपेंडेबल्स 4 अक्सर एक फिल्म की तुलना में एक मोबाइल गेम जैसा दिखता है। 65 कई समीक्षकों ने इसकी तुलना इसी तरह खराब सीजीआई वाली वॉ की एक अन्य फिल्म हिडन स्ट्राइक से की। 65-66 आईजीएन के साइमन थॉम्पसन ने इसी तरह की शिकायतें व्यक्त करते हुए कहा, विशेष प्रभाव या तो अधूरे दिखते हैं या इतने बुरे कि यह दुखद है, जैसे कि उन्हें ग्राफिक्स पैकेज से हटा दिया गया हो। 2000 के दशक की शुरुआत से एक मध्यम से कम बजट वाला वीडियो गेम। 67 विभिन्न समीक्षकों द्वारा अभिनय, कथानक, संवाद और हिंसा की आलोचना की गई। थॉम्पसन ने भद्दे और प्रेरणाहीन संवाद को भयानक कहा और निष्कर्ष निकाला कि फिल्म कुल मिलाकर एक गंभीर निराशा थी जिसमें पुरानी यादों, करिश्मा और आकर्षण का अभाव था जिसने फ्रेंचाइजी को आकर्षक बना दिया। 67 डेडलाइन के टॉड मैककार्थी ने आलोचना की कि फिल्म को लापरवाही से निष्पादित किया गया था। उनका मानना था कि विशेष रूप से अंतिम लड़ाई मेग 2 की एक सटीक प्रतिलिपि थी, जो स्टैथम अभिनीत एक और 2023 एक्शन फिल्म थी। 68 इसके अलावा कई समीक्षाओं ने अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में समग्र रूप से कमजोर कलाकारों की आलोचना की। कई लोगों ने कहा कि फिल्म शायद ही एक्शन दिग्गजों के सभी स्टार कलाकारों की विशेषता वाले फ्रेंचाइजी के मूल विक्रय बिंदु को बरकरार रखती है। 69-65-66 पेस्ट में एक समीक्षा में कहा गया है कि स्टैथम ने सीरीज लीड के लिए पदोन्नति स्वीकार करने का विकल्प चुना है, लेकिन यह भी जोड़ा गया है कि द एक्सपेंडेबल्स को स्टैथम स्टार वाहन में बदलना केवल उनके कई लंबे समय से गलत प्रकार की व्ययशीलता को उजागर करता है। टाइम कॉस्टर्स, हम सिर्फ अपने आदमी को अपने या विभिन्न युगल में गधे को किक क्यों नहीं देख सकते। 70 बटा फिल्म की एक अन्यथा नकारात्मक समीक्षा में माना गया कि यह फिल्म इस फ्रेंचाइजी में सर्वश्रेष्ठ हो सकती है। 71 जबकि डिजिटल स्पाई की एक समीक्षा में कहा गया है कि उल्लासपूर्ण हिंसक कार्रवाई और स्क्रिप्ट दोनों में घटिया थ्रोबैक मजा की भावना बहाल की गई है। 2/3 उबाऊ फिल्म को बचाने के लिए यह बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, लेकिन यह कम से कम द एक्सपेंडेबल्स 4 को अपूरणीय तीसरी फिल्म से ऊपर उठाता है। आप इतने एड्रेनालाइन हाई पर रह जाएंगे कि आपको आश्चर्य नहीं होगा अगर जैसे उपरोक्त एसटीआई एक्सपेंडेबल्स एक और दौर के लिए वापस आ जाएगा। 66 पॉप मैटर्स ने महसूस किया कि स्टैथम में भविष्य की प्रविष्टियों में एक मजबूत नेतृत्व बनने की क्षमता है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि इस अदृश्य, बार बार परेशान करने वाले परपीड़कवाद के टुकड़े में इसे देखना कठिन है। डेविड कैलाहन के साथ भ्रमित न हो। डेविड कैलाहन जन्म डेविड एलियास कैलाहम 24 अक्टूबर 1977, उम्र 46, फ्रेस्नो, कैलिफोर्निया, यूएस। पेशा पटकथा लेखक, फिल्म निर्माता। अल्मा मेटर, मिशिगन यूनिवर्सिटी। सक्रिय वर्ष 2003, वर्तमान जीवन साथी ब्री टिची, एन 2009। डेविड एलियास कैलाहम जन्म 24 अक्टूबर 1977, एक अमेरिकी पटकथा लेखक और निर्माता हैं। जीवन कैलाहम का जन्म 24 अक्टूबर 1977 को फ्रेस्नो, कैलिफोर्निया में लीसू और माइकल कैलाहम के घर हुआ था। उसका एक भाई है, ग्रेगरी। वह अपनी मां के माध्यम से चीनी वंश का है। 3-4 उन्होंने मिशिगन विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्ययन किया और 1999 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 5 जून 2009 में कैलाहम ने ब्री टिची से शादी की। 7 उनका कम से कम एक बच्चा है। 8 वह एडी ब्रावो के तहत 10वें प्लैनेट जिउ जित्सु में ब्राउन बेल्ट हैं। 9 कैरियर
हॉलीवुड टीवी लेखकों की जीवन शैली पर केंद्रित पेंटहाउस पत्रिका में एक लेख पढ़ने के बाद कैलाहम और एक दोस्त एक साथ कॉमेडी लिखने की योजना के साथ लॉस एंजल्स चले गए। उन्होंने कई एजेंसियों को प्रश्नपत्र भेजे लेकिन कभी प्रतिक्रिया नहीं मिली। कैलाहम ने कुछ समय के लिए क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी में काम किया, कभी कभी कवरेज के लिए गुप्त रूप से अपनी सामग्री जमा की। 1-0-2003 में कैलाहम ने वीडियो गेम डूम के लिए फिल्म रूपांतरण लिखा और इसे 2005 की गर्मियों में प्रस्तुत किया। उस समय के आसपास कैलाहम ने वार्नर ब्रदर्स के लिए बैरो लिखा, एक भाड़े से प्रेरित एक्शन स्क्रिप्ट जो बाद में द एक्सपेंडेबल्स बन गई। सिल्वेस्टर स्टेलोन द्वारा द एक्सपेंडेबल्स के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में कैलाहम की बैरो स्क्रिप्ट का उपयोग करने के बाद कैलाहम को कहानी और पात्रों के लिए श्रेय दिया गया। 1-1-2010 में लेजेंडरी पिक्चर्स ने गॉडजिला के लिए पहला ड्राफ्ट लिखने के लिए कैलाहम को काम पर रखा, जिसके लिए उन्हें कहानी का श्रेय मिला। 1-2-2014 में कैलाहम ने एंट मैन के लिए एक प्रोडक्शन रीराइट पूरा किया और 2019 में उन्होंने सोनी के लिए ज़ोंबीलैंड सीक्वल ज़ोंबीलैंड डबल टैप का सह लेखन किया। उन्होंने फोकस फीचर्स के लिए अभी तक अप्रकाशित जैकपॉट और नेटफ्लिक्स के लिए अमेरिका द मोशन पिक्चर पर भी काम किया। 13-14 अक्टूबर 2016 में यूनिवर्सल पिक्चर्स ने अपने डार्क यूनिवर्स के लिए द वुल्फ मैन को फिर से लिखने के लिए कैलाहम को काम पर रखा। 15 सितंबर 2017 में पैटी जेनकिंस ने अपने और जोफ जॉन्स के साथ वंडर वुमन 1984 की पटकथा लिखने के लिए कैलाहम को काम पर रखा। 16 नवंबर 2018 में सोनी पिक्चर्स एनिमेशन ने स्पाइडर मैन इनटू द स्पाइडर वर्स का सीक्वल लिखने के लिए कैलाहम को काम पर रखा। 17 अगले महीने मार्वल स्टूडियोज ने शांग ची पर आधारित एक फिल्म की पटकथा लिखने के लिए कैलाहम को काम पर रखा। 18 फिल्म 16 अगस्त 2021 को रिलीज हुई थी। अप्रैल 2020 में कैलाहम को वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के हरक्यूलिस के लाइव एक्शन रिमेक के लेखक के रूप में घोषित किया गया था। 19 जून 2022 में यह बताया गया कि उन्होंने परियोजना छोड़ दी। 20 जनवरी 2022 में कैलाहम को आरोन और एडमनी के साथ नेटफ्लिक्स के लिए मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स रिबूट की पटकथा का नवीनतम ड्राफ्ट लिखने की घोषणा की गई थी। 21 मुकदमा 2013 के अंत में न्यू इमेज और मिलेनियम फिल्म्स ने कैलाहम और राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका वेस्ट के खिलाफ धोखाधड़ी, अन्यायपूर्ण संवर्धन और त्रुटिपूर्ण और गलत सूचना गिल्ड मध्यस्थता पर घोषणात्मक राहत के लिए मुकदमा दायर किया, जिसने कैलाहम को द एक्सपेंडेबल्स और द के लिए अयोग्य लेखन श्रेय दिया। व्ययोग्य 2 वादी ने कैलाहम पर जानबूझकर 2009 में डब्ल्यूजीए पटकथा लेखन क्रेडिट मध्यस्थता पैनल से ईमेल और अन्य पत्राचार को रोकने का आरोप लगाया, जिससे कथित तौर पर पता चलता है कि कैलाहम द एक्सपेंडेबल्स के साथ कितना कम शामिल था। उन्होंने 2 फिल्मों में अपने धोखाधड़ी वाले क्रेडिट के लिए किए गए किसी भी भुगतान के लिए कैलाहम से प्रतिपूर्ति की मांग की। 22 कैलाहम ने तब दावा किया कि सिल्वेस्टर स्टेलोन ने द एक्सपेंडेबल्स के स्रोत के रूप में उनकी स्क्रिप्ट बैरो का उपयोग किया था। एक डब्ल्यूजीए मध्यस्थता शुरू की गई जिसम कैलाहम ने जीत हासिल की और इसके अलावा बोनस भुगतान में $1,02,250 अर्जित किए। स्टैलोन ने शपथपूर्वक घोषणा की कि उन्होंने अपनी एक्सपेंडेबल्स स्क्रिप्ट के लिए बैरो सिल्वेस्टर गार्डनजियो स्टेलोन बटा STLON बटा जन्म 6 जुलाई 1946 एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। उन्हें कई पुरस्कार और नामांकन प्राप्त हुए हैं और वह इतिहास में केवल 2 अभिनेताओं में से एक हैं, हैरिसन फोर्ड के साथ, जिन्होंने लगातार 6 दशकों तक बॉक्स ऑफिस नंबर 1 फिल्म में अभिनय किया है। 2-3
1969 में न्यूयॉर्क शहर और 1974 में हॉलीवुड जाने के बाद कई वर्षों तक एक अभिनेता के रूप में संघर्ष करने के बाद स्टैलोन ने द लॉर्ड्स ऑफ फ्लैटबश में स्टेनली रोजिएलो की सह अभिनीत भूमिका के लिए एक अभिनेता के रूप में अपनी पहली आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की। एक अभिनेता और पटकथा लेखक के रूप में अपनी सबसे बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता हासिल करने तक उन्हें फिल्मों में एक अतिरिक्त या पार्श्व चरित्र के रूप में धीरे धीरे काम मिला, जिसकी शुरुआत 1976 में सफल रॉकी फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म में बॉक्सर की बालबोआ के रूप में उनकी भूमिका से हुई, जो उन्होंने भी की थी। लिखा 1977 में वह सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित होने वाले इतिहास के तीसरे अभिनेता बने। रॉकी को तब से राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में शामिल कर लिया गया है और इसके प्रॉप्स को स्मिथसोनियन संग्रहालय में रखा गया है। रॉकी श्रृंखला में स्टेलोन द्वारा फिलाडेल्फिया संग्रहालय कला के सामने के प्रवेश द्वार के उपयोग के कारण इस क्षेत्र को रॉकी स्टेप्स का उपनाम दिया गया और शहर में संग्रहालय के पास स्थायी रूप से रॉकी चरित्र की एक मूर्ति रखी गई है। इस किरदार को इंटरनेशनल बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में भी वोट दिया गया था। स्टैलोन की बाद की फिल्में शायद ही कभी बड़ी व्यावसायिक सफलताएं थीं, जब तक कि वे रॉकी सीक्वल न हो, और किसी को भी पहली रॉकी के साथ प्राप्त आलोचनात्मक प्रशंसा नहीं मिली। यह 1982 की एक्शन फिल्म फर्स्ट ब्लड के साथ बदल गया, जिसमें उन्होंने पीटीएसडी से पीड़ित सैनिक जॉन रेम्बो की भूमिका निभाई। यह भूमिका उन्होंने 5 रेम्बो फिल्मों 1982-2019 में निभाई थी। 1980 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के अंत तक स्टैलोन कई एक्शन फिल्मों में अभिनय करके हॉलीवुड के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक बन गए, जो व्यावसायिक रूप से सफल रहीं, लेकिन अक्सर आलोचनात्मक रूप से आलोचना की गईं, जिनमें कोबरा, टैंगो और कैश, क्लिफहेंजर, द स्पेशलिस्ट शामिल हैं। और बेहतर प्राप्त डिमोलिशन मैन। 2000 के दशक की शुरुआत में स्टैलोन की लोकप्रियता में गिरावट देखी गई, लेकिन 2006 में रॉकी श्रृंखला में छठी किस्त और 2008 में रेम्बो श्रृंखला में चौथी किस्त के साथ उन्होंने वापसी की। 2010 के दशक में उन्होंने द एक्सपेंडेबल्स फिल्म फ्रैंचाइज 2010 वर्तमान लॉन्च की, जिसमें उन्होंने भाड़े के बार्नी रॉस के रूप में अभिनय किया। 2013 में उन्होंने सफल फिल्म एस्केप प्लान में अभिनय किया और इसके सीक्वल में दिखाई दिए। 2015 में वह क्रीड के साथ फिर से रॉकी में लौटे, जिसमें एक सेवानिवृत्त रॉकी पूर्व प्रतिद्वंद्वी अपोलो क्रीड के बेटे डॉनी क्रीड का मार्गदर्शन करता है। इस फिल्म ने स्टैलोन को व्यापक प्रशंसा दिलाई और उनका पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, साथ ही तीसरा अकादमी पुरस्कार नामांकन भी मिला। 40 साल पहले इसी भूमिका के लिए उन्हें पहली बार नामांकित किया गया था। 2022 से उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला तुलसा किंग में अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन। सिल्वेस्टर गार्डनजियो स्टेलोन 5-6-7 का जन्म 6 जुलाई 1946 को न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन क्षेत्र के हेल्स किचन पड़ोस में हुआ था। 8-9 वह महिला पेशेवर कुश्ती प्रमोटर जैकलीन जैकी स्टेलोन के बड़े बेटे थे। नी लैबोफिश 1921-2020 और हेयरड्रेसर फ्रांसिस्को फ्रैंक स्टेलोन सीनियर 1919-2011। उनकी मां ब्रेटन फ्रेंच 10 और यूक्रेनी यहूदी वंश के साथ वाशिंगटन डीसी की एक अमेरिकी थीं। 11 दिसंबर 2013, जबकि उनके पिता गियोया डेल कोले के एक इतालवी आप्रवासी थे जो 1930 के दशक में अमेरिका चले गए थे। 14-15 उनके छोटे भाई अभिनेता और संगीतकार फ्रैंक स्टेलोन हैं। स्टैलोन की कई जीवनियों से संकेत मिलता है कि उनका जन्म का नाम माइकल सिल्वेस्टर गार्डनजियो स्टेलोन है, और उनकी मां ने एक साक्षात्कार में बताया कि उन्होंने मूल रूप से उनका नाम टायरोन रखा था क्योंकि वह अभिनेता टायरोन पावर की प्रशंसा करती थीं,
लेकिन स्टेलोन के पिता ने इसे बदलकर सिल्वेस्टर कर दिया। बचपन में उनका उपनाम बिंकी था, लेकिन जब स्कूल के साथी उन्हें स्टिंकी कहने लगे तो उन्होंने माइक बटा माइकल उपनाम अपनाना चुना। 5, 6, 7 उनका मध्य नाम गार्डेंजियो इतालवी दिए गए नाम गॉर्डेंजियो का एक रूपांतर है और उन्होंने आमतौर पर इसे छोटा करके एंजियो कर दिया। एक स्टैलोन के जन्म के दौरान जटिलताओं के कारण उनकी मां के प्रसूति विशेषज्ञों को उनका प्रसव कराते समय 2 जोड़ी संदंश का उपयोग करना पड़ा। इस प्रक्रिया में गलती से एक तंत्रिका कट गई। 16-17 इससे उनके चेहरे के निचले बाएं हिस्से, उनके होंठ, जीभ और ठोड़ी के कुछ हिस्सों सहित में पक्षाघात हो गया, जिससे उनकी विशिष्ट गुर्राने वाली शक्ल और बोलने में कठिनाई होने लगी। 17-18 परिणामस्वरूप उन्हें बचपन में धमकाया गया था, जिससे उन्होंने बॉडी बिल्डिंग और अभिनय में उतरकर मुकाबला किया। 19 उन्होंने अपनी शैशवा स्था का कुछ समय पालन पोषण और बोर्डिंग देखभाल में बिताया। जब वे 5 वर्ष के थे, तब वे अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ गए और मैरीलैंड वापस चले गए। 1950 के दशक की शुरुआत में उनके पिता एक ब्यूटी स्कूल खोलने के लिए परिवार को उनकी मां के पैतृक स्थान वाशिंगटन, डीसी में ले आए। 1954 में उनकी मां ने बारबेला नामक एक महिला जिम खोला। 2021 जब वह 11 वर्ष के थे, तब अपने माता पिता के तलाक के बाद वह शुरू में अपने पिता के साथ रहे, लेकिन जब वह 15 वर्ष के थे, तब वे फिलाडेल्फिया में अपनी पुनर्विवाहित मां के पास चले गए। 22 स्टैलोन ने मियामी डेड कॉलेज में दाखिला लेने से पहले फिलाडेल्फिया में नोट्रे डेम अकादमी और अब्राहम लिंकन हाई स्कूल 23 और चार्लोट हॉल, मैरीलैंड में चार्लोट हॉल मिलिट्री अकादमी में पढ़ाई की। 24 उन्होंने सितंबर 1965 से जून 1967 तक अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्विट्जरलैंड में 2 साल बिताए। वह 1967 से 1969 तक मियामी विश्वविद्यालय में नाटक प्रमुख के रूप में अध्ययन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आए। 25 स्टैलोन के अनुरोध के बाद कि स्नातक होने के लिए उनके शेष आवश्यक कॉलेज क्रेडिट के बदले में उनके अभिनय और जीवन के अनुभवों को स्वीकार किया जाए, वह 1998 में मियामी विश्वविद्यालय द्वारा ललित कला स्नातक BFA की डिग्री प्रदान की गई। 26-27 दोस्तों इससे पहले जो मूवी हमें देखने को मिली थी एक्सटेंडेबल 3, जो कि हमें एक तरह से देखने को मिली थी 2015 में, सॉरी दोस्तों 2014 में, एक साल पहले उसे हमें एक तरह से देखने को मिली और इसके बाद इसका ये अगला पार्ट हमें देखने को मिला। अब तक इस सीरीज़ के अंदर तकरीबन 4 मूवीज़ हो चुकी हैं, 5वीं जो मूवी है वो अपकमिंग देखने को मिल सकती है। अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं की गई है, हमें देखने को मिल सकती है। बाकी दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो जिन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट ले आता रहता हूँ, साथ ही साथ जो मूवी 2024 में रिलीज़ होने वाली है उन सभी मूवीज़ के बारे में अपडेट लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों उन सभी को चेकआउट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट कर सकते हो। बाकी दोस्तों ये सभी आपका प्यार है जो हमें इतना एक तरह सपोर्ट आपने किया, और अब दोस्तों आप जैसे आप नीचे कमेंट करोगे तो हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कोई से भी लैंग्वेज की सीरीज या मूवी हो, किसी भी OTT प्लेटफॉर्म की, आपको सिंपली नीचे कमेंट करना है, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टैलोन की अन्य शुरुआती कुछ फिल्मी भूमिकाएं छोटी थीं और उनमें मैश 1970 में एक मेज पर बैठे एक सैनिक के रूप में संक्षिप्त अप्रकाशित उपस्थिति शामिल थी। कबूतर 1970 एक पार्टी अतिथि के रूप में, वुडी एलन की बनानास 1971 एक सबवे ठग के रूप में, मनोवैज्ञानिक थ्रिलर क्लूट 1971 में एक क्लब में एक अतिरिक्त नृत्य के रूप में, और जैक लेमन की फिल्म द प्रिजन ऑफ सेकेंड एवेन्यू 1975 में एक युवा के रूप में। बाद की फिल्म में जैक लेमन का चरित्र स्टैलोन का पीछा करता है, उससे निपटता है और उसे पकड़ लेता है, यह सोचकर कि स्टैलोन का चरित्र एक जेबकतरा है।
उनकी दूसरी मुख्य भूमिका 1974 में द लॉर्ड्स ऑफ फ्लैटबश में थी। 171975 में उन्होंने फेयरवेल माई लवली में सहायक भूमिकाएं निभाईं। कैपोन और डेथ रेस 2000। उन्होंने टीवी श्रृंखला पुलिस स्टोरी और कोजक में अतिथि भूमिका निभाई। वह कथित तौर पर मंडिंगो में भी है। अक्सर कहा जाता है कि उनका सीन डिलीट कर दिया गया था। 39। स्टैलोन ने स्मैश हिट रॉकी 1976 में अपनी मुख्य भूमिका से दुनिया भर में ख्याति प्राप्त की। यह एक संघर्षरत मुक्केबाज रॉकी बाल्बोआ के बारे में एक खेल ड्रामा था जो हैवीवेट चैंपियन अपोलो क्रीड से मुकाबला करता था। 17-24 मार्च 1975 को स्टैलोन ने मोहम्मद अली बनाम चक वेपन की लड़ाई देखी। उस रात स्टैलोन घर गए और 3 दिनों के बाद उन्होंने रॉकी का पहला ड्राफ्ट पूरा किया। 40 स्टैलोन ने बाद में इस बात से इनकार किया कि वेपन ने स्क्रिप्ट के लिए कोई प्रेरणा प्रदान की थी। हालांकि वेपन ने एक मुकदमा दायर किया जिसे अंततः स्टैलोन के साथ एक अज्ञात राशि के लिए तय किया गया। 41-42 फिल्म के लिए अन्य संभावित प्रेरणाओं में रॉकी ग्राजियानो की आत्मकथा समबडी अप देयर लाइक्स मी और इसी नाम की फिल्म शामिल हो सकती है। स्टैलोन ने स्वयं मुख्य भूमिका निभाने के इरादे से स्क्रिप्ट को कई स्टूडियो को बेचने का प्रयास किया। इरविन विंकलर और रॉबर्ट चार्ट की दिलचस्पी बढ़ी और उन्होंने स्टैलोन को अधिकारों के लिए $350,000 की पेशकश की, लेकिन मुख्य भूमिका के लिए उनके पास अपने स्वयं के कास्टिंग विचार थे। इनमें रॉबर्ट रेडफोर्ड और बर्ट रेनॉल्ड्स भी शामिल थे। स्टैलोन ने तब तक बेचने से इनकार कर दिया जब तक कि उन्होंने मुख्य किरदार नहीं निभाया और अंततः समझौता करने के लिए बजट में पर्याप्त कटौती के बाद इस बात पर सहमति बनी कि वह स्टार हो सकते हैं। 43 इसके रिलीज होने पर आलोचक रोजर एबर्ट ने कहा कि स्टैलोन अगले मार्लन ब्रैंडो बन सकते हैं। 1977 में 49वें अकादमी पुरस्कार में रॉकी को 10 ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें स्टैलोन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा नामांकन शामिल थे। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चित्र, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकादमी पुरस्कार जीते। बाद की सफलता 1978-1999। 1977 में केन नॉर्टन बनाम डुआने बॉबिक बॉक्सिंग मैच में स्टैलोन ने अपने निर्देशन की शुरुआत की और 1978 की फिल्म पैराडाइज एले में अभिनय किया, जो एक पारिवारिक ड्रामा थी जिसमें उन्होंने 3 भाइयों में से एक की भूमिका निभाई जो पेशेवर कुश्ती में शामिल होते हैं। उसी वर्ष उन्होंने नॉर्मन ज्विसन की फिस्ट में अभिनय किया, जो एक सामाजिक नाटक है जिसमें उन्होंने एक गोदाम कर्मचारी की भूमिका निभाई है जो जेम्स हॉफा पर आधारित है, जो श्रमिक संघ नेतृत्व में शामिल हो जाता है। 1979 में उन्होंने रॉकी 2 में लिखा, अभिनय किया और निर्देशन किया जॉन जी एविल्सन की जगह। सीक्वल को बड़ी सफलता मिली, 17 जिसने $200 मिलियन की कमाई की। 1981 में उन्होंने माइकल केन और फुटबॉल स्टार पेले के साथ एस्केप टू विक्ट्री में अभिनय किया, जो एक खेल नाटक था जिसमें उन्होंने नाजी प्रचार फुटबॉल खेल में शामिल युद्ध कैदी की भूमिका निभाई थी। उसी वर्ष उन्होंने थ्रिलर नाइट हॉक्स में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के एक पुलिसकर्मी की भूमिका निभाई जो एक विदेशी आतंकवादी के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलता है, जिसका किरदार रटगर हाउर ने निभाया है। 1982 में स्टैलोन ने एक्शन फिल्म फर्स्ट ब्लड में वियतनाम के अनुभवी जॉन रेम्बो एक पूर्व ग्रीन बेरेट के रूप में अभिनय किया, 17 जो डेविड मोरेल के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण था। फिल्म के निर्माण के दौरान स्टैलोन द्वारा स्क्रिप्ट में काफी बदलाव किया गया था। 44 जो समीक्षकों के साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही।
आलोचकों ने स्टेलोन के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने रेम्बो को उसी नाम की पुस्तक में चित्रित किए गए तरीके के विपरीत मानवीय बना दिया। इसने रेम्बो फ्रैंचाइजी लॉन्च की। उस वर्ष रॉकी 3 रिलीज हुई जिसमें स्टैलोन ने लिखा, निर्देशन और अभिनय किया। तीसरा सिक्वल बॉक्स ऑफिस पर सफल रहा। इन भूमिकाओं की तैयारी के लिए स्टैलोन ने एक जोरदार प्रशिक्षण व्यवस्था शुरू की, जिसका मतलब अक्सर सप्ताह में 6 दिन जिम में और शाम को अतिरिक्त उठक बैठक करना होता था। स्टेलोन का दावा है कि उन्होंने रॉकी 3 के लिए अपने शरीर में वसा प्रतिशत को अब तक के सबसे निचले स्तर 2.8% तक कम कर लिया है। 45 1983 में उन्होंने जॉन ट्रैवोल्टा अभिनीत सैटरडे नाइट फीवर की अगली कड़ी स्टेइंग अलाइव का निर्देशन किया। स्टैलोन द्वारा निर्देशित यह एकमात्र फिल्म थी जिसमें उन्होंने अभिनय नहीं किया था। फिल्म समीक्षकों द्वारा स्टेइंग अलाइव की सार्वभौमिक रूप से निंदा की गई थी। 46 गंभीर विफलता के बावजूद स्टेइंग अलाइव एक व्यावसायिक सफलता थी। फिल्म ने 1660 स्क्रीनों से 143 की कमाई के साथ उस समय किसी भी संगीतमय फिल्म के लिए सबसे बड़े सप्ताहांत में शुरुआत की। 47-48 कुल मिलाकर फिल्म ने अपने 22 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर लगभग 65 मिलियन डॉलर की कमाई की। दुनिया भर में इसने 127 मिलियन डॉलर की कमाई की। 49 हालांकि अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर कमाई सैटरडे नाइट फीवर द्वारा अर्जित 139.5 मिलियन डॉलर 50 से काफ़ी कम थी, फिर भी फिल्म को 1983 की शीर्ष 10 सबसे आर्थिक रूप से सफल फिल्मों में स्थान दिया गया। 1980 के दशक के दौरान स्टैलोन को अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ दुनिया के सबसे बड़े एक्शन फिल्म सितारों में से एक माना जाता था। 51 श्वार्ज़नेगर स्टेलोन प्रतिद्वंद्विता वर्षों तक जारी रही। 52 उन्होंने प्रेस में एक दूसरे पर हमला किया और अधिक ऑन स्क्रीन हत्याओं और बड़े हथियारों के साथ एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश की। 51 स्टैलोन ने कभी कभी विभिन्न शैलियों में भूमिकाएं निभाने का असफल प्रयास किया। 1984 में उन्होंने कॉमेडी फिल्म राइनस्टोन में डॉली पार्टन के साथ सह लेखन और अभिनय किया, जहां उन्होंने एक देशी संगीत गायक की भूमिका निभाई। राइनस्टोन साउंडट्रैक के लिए उन्होंने एक गीत प्रस्तुत किया। स्टैलोन ने राइनस्टोन बनाने के लिए रोमांसिंग द स्टोन में मुख्य पुरुष भूमिका को ठुकरा दिया। इस निर्णय पर उन्हें बाद में पछतावा हुआ। 53 1985 में स्टैलोन ने रॉकी 4 और रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 के साथ रॉकी और रेम्बो फ्रेंचाइजी के साथ अपनी सफलता जारी रखी। स्टैलोन ने कुल 13 फिल्मों में इन दोनों किरदारों को निभाया है। स्टैलोन ने रॉकी 4 फिल्मों के लिए अपने चरित्र की उपस्थिति को विकसित करने के लिए पूर्व मिस्टर ओलंपिया फ्रेंको कोलंबू से मुलाकात की, जैसे कि वह मिस्टर ओलंपिया प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हों। इसका मतलब था दिन में 2 वर्कआउट, सप्ताह में 6 दिन। 54 दोनों फिल्में बड़ी वित्तीय रूप से सफल रहीं। रेम्बो 3 1988 में जॉन रेम्बो के रूप में स्टैलोन। 1985 के आसपास स्टैलोन को 1939 की जेम्स कॉग्नी की क्लासिक एंजल्स विद डर्टी फेसेस के रीमेक के लिए साइन किया गया था। यह फिल्म कैनन फिल्म्स के साथ उनके मल्टी पिक्चर सौदे का हिस्सा होगी और इसमें क्रिस्टोफर रीव सह कलाकार होंगे और इसका निर्देशन मेनहेन गोलान द्वारा किया जाएगा। ऐसे प्रिय क्लासिक के दोबारा निर्माण को शीर्ष आलोचक रोजर एबर्ट द्वारा वैरायटी और डरावनी अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। कैनन ने एक्शन फिल्म कोबरा बनाने का विकल्प चुना जो 1986 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इससे उनकी प्रोडक्शन कंपनी व्हाइट ईगल एंटरप्राइजेज की स्थापना हुई। 55 1987 में उन्होंने पारिवारिक नाटक ओवर द टॉप में एक संघर्षरत ट्रक चालक की भूमिका निभाई,
जो अपने बिछड़े हुए बेटे के साथ सुधार करने की कोशिश करता है और एक हाथ कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेता है। इसे आलोचकों द्वारा खराब प्रतिक्रिया मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 5-6-1-9-8-9 में उन्होंने बड़ी कॉप एक्शन फिल्म टैंगो एंड कैश में कर्ट रसेल के साथ सह अभिनय किया, जिसने घरेलू और विदेशी स्तर पर ठोस कारोबार किया, विदेशी बाजारों में 57 मिलियन अमेरिकी डॉलर और दुनिया भर में 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की। 57 स्टैलोन 1980 के दशक में बॉक्सिंग प्रोमोटर बन गए। उनकी बॉक्सिंग प्रमोटिंग कंपनी टाइगर आई प्रोडक्शंस ने विश्व चैंपियन मुक्केबाज सीन ओग्राडी और आरोन प्रायर को अनुबंधित किया। 58 स्टैलोन ने 1990 के दशक की शुरुआत रॉकी फ्रेंचाइजी की 5वीं किस्त रॉकी वी में अभिनय करके की। इस फिल्म ने पहली फिल्म के निर्देशक जॉन जी एविल्डसन को वापस लाया और इसे श्रृंखला की अंतिम किस्त बनाने का इरादा था। इसे बॉक्स ऑफिस पर निराशा माना गया और इसे नकारात्मक समीक्षा मिली। 59 स्टैलोन अगली बार जॉन लैंडिस की पीरियड कॉमेडी ऑस्कर में दिखाई दिए, जो आलोचनात्मक और बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 6-0-1-9-9-2 में वह रोजर स्पोटिसवुड की एक्शन कॉमेडी स्टॉप में दिखाई दिए और माई मॉम विल शूट 61, जो आलोचनात्मक और बॉक्स ऑफिस दोनों ही तरह से असफल रही। स्टैलोन ने अफवाहों के आधार पर फिल्म पर हस्ताक्षर किए कि श्वार्ज़नेगर की मुख्य भूमिका में रुचि थी। श्वार्ज़नेगर ने कहा कि यह जानते हुए कि स्क्रिप्ट की गुणवत्ता खराब थी, उन्होंने स्टैलोन को लुभाने के लिए सार्वजनिक रूप से निर्माताओं के लिए अभिनय में दिलचस्पी दिखाई। 51 1993 में उन्होंने रेनी हार्लिन की एक्शन थ्रिलर क्लिफहैंगर से वापसी की। 62 जो अमेरिका में सफल रही और 84 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की और दुनिया भर में 171 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 63 उस वर्ष के अंत में उन्होंने मार्को ब्रैम्बिला द्वारा निर्देशित फ्यूचरिस्टिक एक्शन फिल्म डिमोलिशन मैन में अभिनय किया, जिसमें वेस्ले स्नेप्स और सैंड्रा बुलॉक सह कलाकार थे। 64 रॉटेन टोमाटोज पर फिल्म को 42 समीक्षाओं के आधार पर 60% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 5.43/10 है। साइट की सर्वसम्मति में लिखा है, व्यंग्यात्मक अंतर्धारा के साथ औसत से बेहतर विज्ञान फाई शूट एम अप डिमोलिशन मैन को स्टैलोन, स्निप्स और बुलॉक के मजबूत प्रदर्शन से बल मिला है। 65 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 से शुरुआत की। 66, 67, 68 डिमोलिशन मैन ने उत्तरी अमेरिका में अपने बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के अंत तक 58,055, 768 और दुनिया भर में 159,055, 768 की कमाई की। 69 उनकी हिट फिल्मों का सिलसिला 1994 में शेरोन स्टोन अभिनीत और लुइस लोसा द्वारा निर्देशित द स्पेशलिस्ट के साथ जारी रहा, जो 7 अक्टूबर को अमेरिका में रिलीज हुई थी। 70 जबकि आलोचनात्मक प्रतिक्रिया अत्यधिक नकारात्मक थी, 71 फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। 72 अपने शुरुआती सप्ताहांत में इसने 14,317, 765 की कमाई की और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 57,362, 582 के साथ अपना बजट पूरा कर लिया, जबकि विदेशों में 113,000,000 की अतिरिक्त कमाई की, जिससे दुनिया भर में 170,362, 582 की कमाई हुई। 73 1993 के कांस फिल्म समारोह में स्टैलोन। 1995 में उन्होंने साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म जज ड्रेड में शीर्षक चरित्र ब्रिटिश कॉमिक बुक 2000 ईस्वी से निभाया। उनकी विदेशी बॉक्स ऑफिस अपील ने जज ड्रेड की घरेलू बॉक्स ऑफिस निराशा को बचा लिया, जिसकी लागत लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी और दुनिया भर में 113 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ मुश्किल से अपना बजट वापस कर पाई।
फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के बावजूद स्टैलोन ने यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ $60 मिलियन के लिए 3 चित्रों का सौदा किया, जिससे वह जिम कैरी के बाद प्रति फिल्म $20 मिलियन प्राप्त करने वाले दूसरे स्टार बन गए। हालांकि यह सौदा बिना कोई फिल्म बनाए फरवरी 2000 में समाप्त हो गया, इसलिए उन्हें कोई भुगतान नहीं मिला। 74 उस वर्ष वह जूलियन मूर और एंटोनियो बैंडेरस के साथ थ्रिलर असैसिन्स में भी दिखाई दिए। उसी वर्ष स्टैलोन सभी मशहूर हस्तियों के साथ यूनिवर्सल स्टूडियो और एमसीए के अधिग्रहण का जश्न मनाने वाली एक पार्टी के लिए सीग्राम कंपनी द्वारा बनाई गई ट्रे पार्कर और मैट स्टोन की लघु कॉमेडी फिल्म योर स्टूडियो एंड यू में दिखाई दिए। निगम स्टैलोन अपनी रॉकी बाल्बोआ आवाज में उपशीर्षक के साथ बोलते हैं जो वह कह रहे हैं। एक बिंदु पर स्टैलोन चिल्लाना शुरू कर देता है कि वे उसके बाल्बोआ चरित्र का उपयोग कैसे कर सकते हैं कि उसने इसे अतीत में छोड़ दिया था। वर्णनकर्ता उसे वाइन कूलर से शांत करता है और उसे दिमागदार कहता है। इसके जवाब में स्टैलोन कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वह वाइन कूलर की ओर देखता है और चिल्लाता है, बेवकूफ सस्ता स्टूडियो। 75 1996 में उन्होंने आपदा फिल्म डेलाइट में एक बदनाम पूर्व आपातकालीन सेवा प्रमुख के रूप में अभिनय किया, जो एक भूमिगत सुरंग विस्फोट से बचे लोगों को बचाने का प्रयास करता है। डेलाइट ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी खराब प्रदर्शन किया और $33 मिलियन की कमाई की, लेकिन विदेशों में बेहतर प्रदर्शन किया और दुनिया भर में कुल $158 मिलियन की कमाई की। 1997 में स्टैलोन को अपराध नाटक कॉपलैंड में एक अधिक वजन वाले शेरिफ के रूप में चुना गया था, जिसमें उन्होंने रॉबर्ट डी नीरो और रे लियोटा के साथ अभिनय किया था। फिल्म को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया और बॉक्स ऑफिस पर मामूली सफलता मिली। $15 मिलियन के बजट पर $63 मिलियन की कमाई की और स्टैलोन के प्रदर्शन ने उन्हें स्टॉकहोम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। 1998 में उन्होंने कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म एंट्स के लिए वॉयस ओवर का काम किया, जो घरेलू स्तर पर एक बड़ी हिट थी। घटते वर्ष 2000-2005 2000 में स्टैलोन ने थ्रिलर गेट कार्टर में अभिनय किया, जो 1971 में इसी नाम की ब्रिटिश फिल्म की रीमेक थी, लेकिन फिल्म को आलोचकों और दर्शकों दोनों द्वारा खराब प्रतिक्रिया मिली। स्टैलोन के करियर में काफी गिरावट आई क्योंकि उनकी बाद की फिल्में ड्रिवेन 2001, एवेंजिंग एंजेलो 2002 और डिटॉक्स 2002 भी आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रहीं। 2003 में उन्होंने स्पाई किड्स श्रृंखला की तीसरी किस्त स्पाई किड्स 3D गेम ओवर में एक खलनायक की भूमिका निभाई, जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता थी, दुनिया भर में लगभग $200 मिलियन। स्टैलोन ने 2003 की फ्रांसीसी फिल्म टैक्सी 3 में एक यात्री के रूप में एक छोटी भूमिका निभाई थी। उसी वर्ष स्टैलोन ने नव नोयर अपराध नाटक शेड में अपनी सहायक भूमिका के लिए प्रसिद्धि हासिल करना शुरू कर दिया, जो केवल सीमित रूप में रिलीज हुई थी, लेकिन आलोचकों द्वारा इसकी प्रशंसा की गई थी। 77 वह अस्थायी रूप से एम्पर्ट स्कैंडल नामक एक फिल्म में अभिनय और निर्देशन करने से भी जुड़े थे, जो रैपर टुपैक शकूर और द कुख्यात बिग की हत्या और आसपास के लॉस एंजल्स पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार घोटाले के बारे में थी। 78 बाद में इसका नाम कुख्यात रखा गया, लेकिन इसे बंद कर दिया गया। 79 2005 में शुगर रे लियोनार्ड के साथ वह एनबीसी रियलिटी टेलीविजन मुक्केबाजी प्रतियोगिता श्रृंखला द कंटेंडर के सह प्रस्तुतकर्ता थे। उसी वर्ष उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला लास वेगास के 2 एपिसोड में अतिथि भूमिका भी निभाई। उस वर्ष स्टैलोन ने पेशेवर कुश्ती आइकन हल्क होगन को भी WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया, जो रॉकी 3 में थंडरलिप्स नामक पहलवान के रूप में दिखाई दिए थे।
स्टैलोन ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने होगन को रॉकी 3 में कैमियो की पेशकश की थी। 1980 अगस्त में स्टेलोन ने अपनी पुस्तक स्ली मूव्स जारी की, जिसमें फिटनेस और पोषण के लिए एक मार्गदर्शिका होने के साथ साथ उनके जीवन और उनके अपने दृष्टिकोण से कार्यों के बारे में एक स्पष्ट अंतर्दृष्टि होने का दावा किया गया है। पुस्तक में स्टैलोन की वर्षों की कई तस्वीरों के साथ साथ उनके अभ्यास करते हुए चित्र भी शामिल थे। दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको सारी कुछ जानकारी दे ही दी है। बाकी दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इसकी कास्टिंग के बारे में भी हमने बात की, जो कैरेक्टर हमें देखने को मिले, एक्टर देखने को मिले, उनके बारे में भी मैंने पूरी आपको डिटेल बताने की कोशिश की है। बाकी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।